गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जड़त्व आघूर्ण बताया। जड़त्व आघूर्ण में भी मैंने जो आपको समांतर अक्षों की परिमेय के उपयोग बताए, तो किस तरह से समांतर अक्षों की परिमेय लगाते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। एक अक्ष कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से, और दूसरे अक्ष के अबाउट आपको निकालना होता है। और डी क्या होती है? डिस्टेंस होती है लंबवत दूरी दोनों अक्षों के। कुछ क्वेश्चन कराए, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जोड़ दिए जाए, दो गोलों को जोड़ दिया जाए या फिर दो छड़ों को जोड़ दिया जाए, तो फिर कैसे करेंगे। तो दो छड़ों को अगर जोड़ दिया जाता है या दो गोलों को जोड़ दिया जाता है, तो क्या करते हैं, हर एक गोले का या हर एक छड़ का आप लोग अलग अलग MI निकाल के जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जो MI होगा वो जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है उसी के सापेक्ष होगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का भी और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड एक टॉपिक और होता है छोटा सा यहाँ पे, घूर्णन त्रिज्या। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? जैसे मान लो कि ये कोई घूर्णन अक्ष है आपका, ठीक है, और ये कोई आपका जो निकाय है, ठीक। तो ये आपका घूर्णन अक्ष हो गया, घूर्णन अक्ष, और ये कोई निकाय है। तो घूर्णन त्रिज्या क्या है? घूर्णन अक्ष से वह त्रिज्य दूरी है, चाहे डेफिनेशन लिख लो। घूर्णन अक्ष से वह त्रिज्यीय दूरी जिस पर संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान को केंद्रित माना जाए, तो निकाय का जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहता है, उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। दोबारा लिख लो, घूर्णन अक्ष से वह त्रिज्यीय दूरी जिस पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाए, तो उस अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहता है, उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो क्या होती है, मैं और समझाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन से मतलब अपने को ना। तो मैं मान लेता हूं, अगर इस संपूर्ण निकाय को यहां मान ले, यहां पे M मान ले, और इस दूरी को क्या बोल दे? K बोल दे, तो इस अक्ष के अबाउट I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? MK स्क्वायर होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या करना है, यहां से K की जो वैल्यू आती है I/M, ये काम करना है। मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो भी आप I निकाल रहे हो उसको MK स्क्वायर के बराबर करना है। M जो है वो टोटल मास है, M जो क्या है वो आपका टोटल द्रव्यमान है, टोटल मास है, टोटल मास, ठीक है, कुल द्रव्यमान है। और K क्या आपकी घूर्णन त्रिज्या है, K जो है आपकी क्या है, वो घूर्णन त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। K आपकी क्या है? घूर्णन त्रिज्या, और M क्या है आपका? टोटल द्रव्यमान है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि आपको I निकालना है, उसके बराबर बात क्या करना है? MK स्क्वायर करना है इसको, ठीक है। जैसे मैं मान लो 3 वलय दी हुई है, एक वलय ये है, दूसरी वलय ये है, तीसरी वलय ये, 3 समान वलय, 3 एक समान वलय। प्रत्येक वलय का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। तो प्रत्येक वलय का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m, और त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो आपको इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दिए गए अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लें, प्रत्येक वलय का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है, तो दिए गए अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो घूर्णन त्रिज्या तो बड़ी आसान निकालना, उससे पहले टक काम क्या है? इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण करने के लिए क्या किया था मैंने? अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए, तो मैं इसके अबाउट अगर मुझे I निकालना है, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट का इस अक्ष के अबाउट I निकाल के क्या करना है? जोड़ना है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट का, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 कितना? ये जो ऑब्जेक्ट है I1 की अगर मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे इधर देखो, हालांकि कल किया था मैंने आपको, ये समांतर अक्षों की परिमेय लगा के निकालते हैं। देखो I1 कैसे आएगा, देखते हैं। I1 के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो I1 ये अक्ष है, तो इसका क्या आता है, इसका आप जानते हो कितना होता है, mr²/2। ये डिस्टेंस कितनी है, r, तो इसके हिसाब से I1 की वैल्यू कितनी जाएगी, mr²/2 प्लस mr², तो कितना जाएगा ये 3/2 mr²। ठीक है, तो आप पता है वलय के जो है सतह से स्पर्श करने वाला अक्ष के अबाउट कितना होता है, 3/2 mr²। तो कल मैंने वीडियो में निकलवाया है। तो इसका भी कितना हो गया, 3/2 mr², 3/2 mr² प्लस ये भी सेम कंडीशन में जैसी है, ऐसी कंडीशन इसके लिए कितना, 3/2 mr²। और इस वलय के लिए ये अक्ष क्या है, इसका व्यास है। इस वाली वलय के लिए ये जो अक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इसका व्यास, और व्यास के सापेक्ष कितना होता है, mr²/2। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो 3 और 3 6 एक 7, तो 7/2 mr² आ जाएगा। तो इस अक्ष के सापेक्ष इस पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण कितना आया, 7/2 mr²। अब हम बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या। अब घूर्णन त्रिज्या के लिए क्या करना है, क्योंकि I बराबर क्या होता है, m²। ठीक है, क्योंकि I बराबर जो होता है m टोटल इंटू k² होता है। तो I का मान तो इस अक्ष के सापेक्ष कितना निकाल लिया हमने, 7/2 mr²। तो 7/2 mr²। m टोटल निकाय का कुल द्रव्यमान लिखना होता है यहाँ पे, तो इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3m, और इसको क्या कर देंगे, k²। m से m मर जाएगा, तो k² की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, 7/6 r²। तो जो k का मान जो है वो आ जाएगा √7/6 इंटू r। तो ये आपका आंसर है। तो कुल मिला के k कुछ भी नहीं है, k आपको निकालना बहुत आसान है, बस I बराबर m² करना है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, I फाइंड करने का है, और I फाइंड करने के तरीके बता दिए मैंने आप लोगों को। पैरेलल थ्योरम बता दिए, लंबवत अक्षों की प्रमेय बता दिए, और अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए हो तो किस तरह करते हैं, अगर केविटी बना के दे दिए तो किस तरह करते हैं, ये सब बात आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ठीक, तो ये हो गया आपकी घूर्णन त्रिज्या के बारे में, और नहीं कराऊंगा। अब किसी भी चीज की पूछ ले घूर्णन त्रिज्या, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए अभी तक उन सबकी घूर्णन त्रिज्या पूछ सकता है वो। तो जो भी आपका जो आंसर आया था I का, उसमें क्या करना है, उसको m² के इक्वल करना है, और इसमें कुछ भी जो है अलग नहीं करना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बलाघूर्ण। तो ये जड़त्वाघूर्ण हो गया। तो पहला पार्ट जैसे द्रव्यमान केंद्र निकालने का था, वैसे ही जड़त्वाघूर्ण निकालने का हो गया। तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया आपका जड़त्वाघूर्ण। तो नेक्स्ट है बलाघूर्ण। ठीक है, बलाघूर्ण पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सदिश गुणनफल के बारे में थोड़ा रिविजन करा देता हूँ। 5 मिनट है ना, क्या होता है सदिश गुणनफल और कैसे करते हैं। तो चाहो तो एक छोटा सा टॉपिक लिख लें यहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका ये सदिश गुणनफल। ठीक, तो सदिश गुणनफल क्या होता है, देखो यहाँ पे सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल कैसे फाइंड करते हैं कि जो ए वेक्टर होता है और क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं आपके, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच कोण थीटा है, तो इनका जो सदिश गुणनफल आता है ए क्रॉस बी, वो क्या आता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण, और यहाँ पर आता है साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, तो ये आता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी की दिशा है जो तल के लंबवत होती है। ठीक है, और एन कैप की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। कि दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा अंगूठे के नियम से। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ऐसे बी उंगलियां घुमानी है, अंगूठा जहां जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को। अगर मैं बोलूं ये आपका ए वेक्टर, हालांकि मैंने पहले कराए आप लोगों को, और ये आपका बी वेक्टर है, बताओ ए क्रॉस बी कहां आने वाला है। तो
तो ए क्रॉस बी क्या करना है, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमानी है। जिधर आपका अंगूठा जाएगा उधर ही क्या होंगे, ए क्रॉस बी होगा। तो आप ए से, इधर ए है और बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर। तो ए क्रॉस बी कहां पर होगा, यहाँ पे अंदर। अंदर किसे शो करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं, है ना। तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो बताओ ए क्रॉस बी कहां पर आएगा, ए वेक्टर कहां पर है, इधर, और बी वेक्टर कहां पर है, अंदर, है ना। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर तरफ है बी वेक्टर। तो ए इधर है और बी अंदर है, तो ए से बी घुमाऊंगा तो अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर। तो ये वाली दिशा जो होगी आपकी, ये वाली दिशा, ये एन कैप की दिशा होगी, है ना, ये एन कैप की दिशा होगी। तो इस तरह से आप लोगों को दिशा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बल आघूर्ण थोड़ा बहुत तो पता ही आप लोगों को, आर क्रॉस एफ होता है, तो उसकी दिशा भी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप बात करें, यहाँ पे कुछ नियम और थे यहाँ पे, जैसे कि इस तरह से बताया था मैंने आपको, सर्किल बना के, इधर आई कैप है, इधर आपका अगर जे कैप है, इधर आपका क्या है, के कैप है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, ठीक है। जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। और के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। इसके अपोजिट बात करें तो क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। जैसे यहाँ पे उल्टा चलते हम, जे क्रॉस आई करने की बात करते तो क्या होता, माइनस में के कैप होता। जैसे यहाँ पे के क्रॉस जे की बात करते तो माइनस के आई कैप होता, और यहाँ पे अगर आई क्रॉस के की बात करते तो माइनस के जे कैप होता। ये बात आप जानते हो, तो एक एक रिविजन करा रहा हूं आपका जल्दी से थोड़ा, है ना, ये आपको हो जाएगा। अगर आपको इस तरह दिया हुआ है कि ए वेक्टर आपका क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये दिया हुआ है। तो फिर आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, सारणिक बनाकर, ठीक है। तो फिर आप ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हो, सारणिक बनाकर। तो फिर आप जो है ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे, सारणिक। एक बात और बोल दूं मैं आपको इस चैप्टर के बारे में, जो आपके चैप्टर में जो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन जो है ना रोटेशनल मोशन के दिए हुए हैं, मतलब वो क्या है, सर्कुलर मोशन के। तो जो पार्ट मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ा दिया है, कभी आप सोचे वो पार्ट नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कोण वगैरह में, कोण में परिवर्तन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण बारे में बात कर रहा है शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में। तो वो सारा पार्ट हमने कहाँ पढ़ा दिया है, वृत्तीय गति में पढ़ा दिया है। तो वृत्तीय गति के क्वेश्चन दिए हमें शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन, तो आप वो कर लो इनको, है ना, वो आप वृत्तीय गति से देख लेना। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसका जो वैल्यू आएगी इस वाले केस में, तो क्या आएगी, वो आप सारणिक से निकालते हो। याद आ रहा है ना सब कुछ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सारणिक बनाएंगे। तो सारणिक में यहाँ पे क्या करते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे होगा आपका ए एक्स आई कैप, और यहाँ पे ए वाई, और यहाँ पे ए जेड, यहाँ पे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं आप लोग। पहले आप आई के लिए सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस में बी वाई एल जेड, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे। फिर जे के लिए सोल्व करेंगे तो ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। फिर के कैप के लिए सोल्व करेंगे, ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से सोल्व करते हैं आप लोग, तो ये आप जानते हैं सोल्व करना, ठीक है। तो ये कुछ सदिश गुणनफल यूज होने वाला है। अब हमारा जो टॉपिक है, हमारा वो टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हमारा बल आघूर्ण, है ना, टॉर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखे आप लोग, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, आघूर्ण टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क।
ठीक है, और शो करते हैं टो वेक्टर, ताऊ है ना, टो वेक्टर से इसको शो किया जाता है। तो बल आघूर्ण क्या है, जैसे एनएलएम में जो बल काम करता है, बल का काम क्या है, बल का काम चलाना होता है, तो बल आघूर्ण जो है क्या है, घुमाने का काम करता है। सिंपल भाषा में जो है बल आघूर्ण जो है बल का कौन सा इफेक्ट है, घुमाव इफेक्ट है, जो घुमाने का काम करता है वो क्या कहता है, बल आघूर्ण का। ठीक है, तो बल आघूर्ण बेसिकली इज घुमाव इफेक्ट ऑफ बल, तो बल का घुमाव इफेक्ट बोल सकते हो आप लोग उसको, बल आघूर्ण को। तो इसमें बल आघूर्ण दो चीजों के सापेक्ष आपको निकालना है, एक तो आपको बिंदु के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, एक मिनट रुको, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है शायद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बल आघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण जो है दो चीजों के सापेक्ष निकालना है, एक बिंदु के सापेक्ष और दूसरा अक्ष के सापेक्ष। तो पहला पार्ट है यहाँ पे बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण, बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, बल आघूर्ण, बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण। ठीक है, तो बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारा बिंदु O है, ठीक है, O, और एक्चुअली हम पता है बल के पास तीन चीज होती है, बल के पास परिमाण होता है, दिशा होता है और क्रिया बिंदु होता है। मान लो ये बिंदु जिसके सापेक्ष आपको निकालना है, और ये बिंदु P है जिसपे बल लग रहा है F वेक्टर ये लग रहा है। तो ये जो O पॉइंट है वह बिंदु है जिसके सापेक्ष बल आघूर्ण निकालना है। तो वह बिंदु, यहां लिखता हूं मैं चीज को, वह बिंदु जिसके सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। F आपका बल है, ये P जो है ना, P ये क्या है, बल का क्रिया बिंदु है। ये क्या है, बल का क्रिया बिंदु। क्रिया बिंदु क्या होता है, जहां पर बल कार्यरत होता है, तो ये बल का क्रिया बिंदु है, बल का क्रिया बिंदु। ठीक है, अब जो ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर क्या है, O के सापेक्ष क्रिया बिंदु का स्थित सदिश है ना। तो यहां पे जो R वेक्टर जो है आपका, वो है आपका O के सापेक्ष क्रिया बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश, अगर इनके बीच में एंगल ये थीटा हो जाए, R वेक्टर इधर होगा, F वेक्टर इधर होगा, तो ये एंगल क्या हो, थीटा हो। जो बल आघूर्ण जो होता है वो होता है स्थिति सदिश तथा बल सदिश का सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बल आघूर्ण जो होता है आपका, बल आघूर्ण जो टो वेक्टर जो होता है, उसकी जो वैल्यू आती है, टो वेक्टर की वैल्यू आती है, वो आती है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो ये आपका सदिश रूप में है R क्रॉस F। तो हिंदी में लिख सकते हो स्थिति सदिश R वेक्टर, देख लो क्या होता है अपने हिसाब से, स्थिति सदिश R वेक्टर तथा बल F वेक्टर के सदिश गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल F वेक्टर के सदिश गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो टो वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस F। ठीक है, R क्रॉस F। अगर हम इसके परिमाण की बात कर लें तो टो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा R वेक्टर का परिमाण, F वेक्टर का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। ओके, ए क्रॉस बी जैसे होता है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक दो बातें और लिख लेते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है ना, जिसकी दिशा
जिसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या करते हैं, दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इसका अगर मात्रक की हम बात करें, जिसका मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, देखो तो ये बात लिख लो आप लोग पहले। तो मात्रक यहीं लिख देता हूं। मात्रक जो है वो बनेगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, है ना, या तो इंग्लिश में लिखता है न्यूटन गुणा मीटर, ये चीज हो जाएगा। तो मात्रक बनेगा आपका न्यूटन इंटू मीटर। और बीमा क्या बनेगी, बीमा, बीमा देखो बीमा क्या बनेगी। बीमा न्यूटन की बीमा जानते हो, बल की बीमा क्या होती है, m1 L1 T-2, और मीटर की क्या होती है, L1। तो कुल मिला के जो बीमा बनेगी, न्यूटन की बीमा होती है m1 L1 T-2, ये होती है बल की बीमा, और मीटर की बीमा क्या हो जाएगी, L1। और इन सबको एक साथ लिखा जाए तो क्या बनेगा आपका, m1 L2 T-2। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बीमा बन जाएगी। तो मात्रक हो गया, बीमा हो गई। ठीक है, ये आर क्रॉस एफ हो गया। अगर हम यहाँ पे केवल परिमाण परिमाण की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देता हूं, थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दें, ये चीज लिखनी पड़ेगी मुझे को, मिटा नहीं रहा इसको, इसी डायग्राम में आपको बनाना है। ठीक, कि यहाँ पे जो आर क्रॉस एफ है, यहां देखो, क्योंकि देखो कई बार अगर मैं यहां पे ऐसा करूं, चलो चाहे तो इसको मिटा देता हूं, ये आप ये लिख लो पूरा, तब समझाऊंगा ढंग से। ठीक, तो ये आप इसको छाप लो। तो ये चीज, ये तो वो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे दिशा चाहिए आपको, तो क्या करना है, आर क्रॉस एफ। तो आर इधर है आपका, आर क्या होता है, बिंदुओं से क्रिया बिंदु को मिलाने वाला सदिश होता है। तो आर इधर है, एफ इधर। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मतलब बलाघूर्ण दिशा किधर है, अंदर की ओर है। ठीक है, अगर उल्टा होता तो बाहर तरफ हो जाती। तो आर क्रॉस एफ यूज करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, अभी आपने लिख लिया होगा, देखो यहां पे अगर इसमें यहां पे एक ऐसे बनाओ ये लाइन में, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा। ठीक, तो यहां पे जो वैल्यू बनने वाली है, ये आर है पूरा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर का ये घटक आर कोस थीटा, ये क्या होगा, आर साइन थीटा। इसको मैं आर लंबवत बोलता हूं। तो कई बार क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे, देखो समझने के लिए, टो जो होता है, टो का परिमाण की बात करें हम, तो होता है आर एफ साइन थीटा। दिशा तो हम निकाल लेंगे हाथ घुमा के, परिमाण की बात कर लेता हूं। जो टो की जो वैल्यू आएगी उसको ऐसा लिख लो चाहो तो, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो आर साइन थीटा क्या है आपका, आर लंबवत इंटू एफ। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं कई जगह यूज करूंगा, मुझे क्वेश्चन से पता चल जाएगा मुझे क्या चीज निकालने में आसानी हो रही है। आर लंबवत जहां पे निकालना आसान है वहां पे क्या यूज कर लो, आर लंबवत इंटू एफ। जहां पे अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसको समझ सकते हो, क्योंकि तो इक्वल टू लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा। तो ये चीज क्या, एफ साइन थीटा। अगर मैं एफ के दो घटक करता यहाँ पे, तो ये क्या आता है आपका एफ साइन थीटा, और ये क्या आता है आपका एफ कोस थीटा। आप खुद सोच सकते हो इस डायग्राम में कौन सा घटक घुमाएगा, कौन सा चलाएगा। तो ये वाला जो दोस्तों खींच के ले जा रहा है बाहर, तो इसका बलाघूर्ण कितना है, 0। घुमाने का काम कौन कर रहा है, लंबवत वाला घटक। तो लंबवत वाला घटक हो जाएगा, तो आप एफ साइन थीटा को क्या बोल सकते हो, एफ लंबवत। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो आप इस तरह याद कर लो, टो इक्वल्स टू आर इंटू एफ लंबवत। ठीक है, आर इंटू एफ लंबवत। तो ये क्वेश्चन को देख पर चल जाएगा आप लोगों को कि कई बार आपको जो है क्या चीज आसान होगी निकालना, आर वेक्टर निकालना आसान होगी, आर लंबवत निकालना आसान होगी, और कई बार आपको क्या निकालना आसान होगा, एफ लंबवत। तो आर एफ साइन थीटा में कभी आप आर लंबवत इंटू एफ करोगे और कभी आर इंटू एफ लंबवत करोगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वैसे भी बल का कौन सा घटक घुमाता है, लंबवत वाला घटक घुमाता है। या आर के समांतर वाला घटक थोड़ा ना घुमा देगा इसको,
तो आप यहाँ से कॉमन सेंस वाले देख सकते हो यहाँ पे कि एफ साइन थीटा ही इसको घुमाएगा, एफ कोस थीटा इसको कभी नहीं घुमा सकता। कौन घुमाया? केवल एफ साइन थीटा वाला। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दें, ये दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कुछ। देखो मैं बताता हूं किस तरह से आपको आर लंबवत वाला यूज करना है, किस तरह से एफ लंबवत वाला यूज करना है। ठीक है, देखो जरा किस तरह करना है अपने को कि भाई मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई होगा, यहां पे एक बल है। ठीक है, और ये यहां पर है, ये 10 मीटर दूरी है और यहां पे 37 डिग्री कोण बन रहा है और बल लगा दिया आपने 20 न्यूटन इधर, ये बल है। तो ओ के सापेक्ष क्या निकालना है? बलाघूर्ण निकालना है, ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओ के सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ओ के सापेक्ष अगर आपको बल आघूर्ण निकालना है तो क्या करोगे? तो यार ये तो आ गया, फिर आर वेक्टर लिखो आप लोग। नहीं तो क्या तरीका आपका कि ये एफ है और ये क्या बन जाएगी आपकी आर लंबवत। तो आर लंबवत की वैल्यू क्या होगी? 10 cos 37। लंबवत दूरी निकालना आसान है ना इसमें, बल्कि घटक भी कर सकते हो, करने कोई बड़ी बात नहीं, आंसर वही आएगा। लेकिन मुझे पता है ये एफ है और एफ के लंबवत क्या होता है? आर होता है। तो ये 10 है तो ये कितना? 10 cos 37, 10 cos 37। चलिए साइन थीटा आर, साइन थीटा आर को याद नहीं रखना है आपको, लंबवत दूरी निकालनी। ये वाला एफ है और एफ के लंबवत दूरी बिंदु ओ से क्या होगी? यही तो होगी ना। तो ये क्या हो जाएगी? 10 का एक घटक ले लेंगे, कितना? 10 cos 37। तो कुल मिला के हमारे पास जो होगा टो इक्वल टू क्या होता है? आर लंबवत इंटू एफ भी तो होता है। आर लंबवत कितना है हमारा? 10 cos 37 और एफ कितना है? 20। 10 cos 37 कितना होता है आपका? 4/5 इंटू 20। 5 से कितना कट जाएगा? 4 बार, 4 चौक 16। तो कुल मिला कितना हो जाएगा? ये 160। तो टो की वैल्यू कितनी? 160। पर टो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो आपको बताना है कि ये अंदर होगा या बाहर होगा। तो या तो अंदर होता है तल के लंबवत, या क्या होता है? बाहर होता है। अब ओ के सापेक्ष इधर क्या है आपका? आर वेक्टर है ना, ये क्रिया बिंदु है। तो ओ से क्रिया बिंदु की तरफ क्या होगा? आर वेक्टर। इधर आर वेक्टर है और एफ कहां पर है? इधर है। तो आर क्रॉस एफ कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो आर क्रॉस एफ बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो है बाहर किससे शो करते हैं? डॉट से। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? डॉट लगाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, परिमाण तो आपका आ जाता है, कई बार आप दिशा में गलती करके आते हो, तो दिशा गलत नहीं करनी है। आर क्रॉस एफ उंगलियां घुमानी है अपने को। तो कैसे होता है देखो, दोबारा समझ लो। बिंदु ओ से क्रिया बिंदु की तरफ मिलाने वाला तो क्या होता है? आर वेक्टर होता है। और एफ तो आपको दिया गया है, तो आर से एफ तरफ घुमाओ, उंगलियां कहाँ रही? बाहर। तो तल के लंबवत बाहर की तरफ आएगा। तो डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? तल के लंबवत बाहर की ओर है। अगला क्वेश्चन करें आप लोग यहाँ पे। इसे मान लो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। ये वाई और ये क्या है? एक्स एक्सिस है आपका। और आपको बोला गया है इस बार ये बल ऐसा लगा दिया 37 डिग्री पे, और मान लो 20 न्यूटन का है और ये 5 मीटर दूरी है। ठीक है, और ये बिंदु ओ है। तो ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण, क्वेश्चन वही है, ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण अगर आपको ज्ञात करना है तो दो तरीके हमारे पास, आर क्रॉस एफ लिखो पहले, या फिर आर लंबवत इंटू एफ या एफ लंबवत इंटू आर। तो आप सोच के बताओ क्या चीज आसान है, कि एफ लंबवत निकालना आसान है कि आर लंबवत? आर लंबवत क्या होती है? ये बल है, फिर आपको इधर ये लंबवत खींचना पड़ेगा तब वो आर निकलेगा। लेकिन इसमें देखो क्या चीज आसान हो गई, एफ लंबवत। क्यों? एफ के दो घटक करो, या आएगा एफ cos 37 मतलब 20 cos 37 और ये वाला आ जाएगा 20 sin 37। 20 cos 37 कितना होगा? 20,
और cos 37 कितना होता है 4/5। और इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा घुमाएगा तो ये 20 sin से तो कितना जाएगा 20 इंटू 3/5। ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, मतलब 12 न्यूटन। ठीक है 12 न्यूटन। और ये आ जाएगा आपका कितना 16 न्यूटन। इससे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज जो है आपकी क्या है एफ लंबवत है। वही चीज एफ लंबवत क्या है आर के लंबवत, और आर लंबवत क्या है एफ के लंबवत। ठीक है, तो ये बिंदु है, इधर आपका आर है, तो आर के लंबवत क्या निकालना है एफ निकालना है। तो एफ लंबवत जो है आर वेक्टर के लंबवत वेक्टर एफ का घटक है। जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने आर के घटक कर लिए थे, तो आर लंबवत क्या है एफ वेक्टर के लंबवत वाला घटक है। तो हमें जो चीज आसान लगती है वो चीज हम निकालेंगे। तो हमें इसमें आर लंबवत निकालना आसान था, इसमें एफ लंबवत निकालना आसान था, तो हमने इस तरह कर दिया। तो मुझे क्या करना है केवल टॉइक को निकालने के लिए, वो हो जाएगा आर और एफ लंबवत। आर की वैल्यू कितनी है 5, एफ लंबवत कितना है 12 है, तो क्या जाएगा 60 न्यूटन मीटर। अब 60 तो है लेकिन ये अंदर की तरफ है या फिर बाहर तरफ है, तो क्या करना है अपने को फिर से यहाँ पे आर क्रॉस एफ यूज करना है। तो आर क्या होता है ओ से क्रिया बिंदु को मिलाने वाला सदिश। इधर आर है इसका और एफ कहां पर है ऊपर, तो आर क्रॉस एफ कहां आएगा बाहर आएगा। तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा आर वेक्टर और ये क्या आपका एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ कहां पर आने वाला है बाहर तरफ। तो बाहर क्या होता है आपका डॉट, और मात्रक अगर लिखने के लिए बोले तो क्या लिख देना न्यूटन इंटू मीटर। ऐसे यहाँ पे भी मात्रक लिख देना न्यूटन इंटू मीटर। कई बार मात्रक भी लिखने पड़ जाते हैं। ठीक है, मात्रक जरूरी है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें हमको आर लंबवत और एफ लंबवत दिए हुए। अगला जो क्वेश्चन जो है आपका देखो क्या है, उसमें आपको बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे। फिर बोलेगा बिंदुओं के सापेक्ष बलागुण ज्ञात कीजिए। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा मैं, यहाँ पर डायग्राम में बना दूंगा बिंदुओं क्या है। ठीक है, आप आर वेक्टर निकाल, हालांकि किए आपने तो सदिश में मैंने सारे करा दिए ये, लेकिन फिर भी आप जो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पे। देखो क्या होता है, देखो इस तरह मान लो यहां पे बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 2,1,3 और यहाँ पे वेक्टर लग रहा है आप लोगों का कुछ भी लग रहा है, मान लो i के प्लस 2j के प्लस 3k के। और बिंदु O यहाँ पर है, ये बिंदु O है, इसके है हमारे पास 1,2,1 ये मान लो। तो O के सापेक्ष इस बल का क्या निकालना है बलागुण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास O के सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, O के सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा आर वेक्टर बन जाएगा। तो जो आर वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा x2 माइनस में x1 i के, y2 माइनस y1 j के और z2 माइनस में z1 k के। तो x2 हमारा ये है और x1 हम ये मानेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस 1 i के, 1 माइनस 2 j के, 3 माइनस 1 k के। तो आर वेक्टर जो यहाँ से बनेगा आपका क्या बनेगा यहाँ पे i के माइनस में j के प्लस में 2 k के। ठीक, और एफ वेक्टर तो आपको दिया ही गया है, तो एफ वेक्टर आपको दिया गया है, ये आपका आर वेक्टर बन गया। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है आर क्रॉस एफ। क्योंकि जो टॉप वेक्टर जो होता है वो होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और ये कैसे निकालते हो सारणिक बनाने। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको सारणिक बनानी पड़ेगी। तो सारणिक में जानते हो पहले आप लोग आई कैप फिर जे कैप और यहाँ पे के कैप। फिर आर क्रॉस एफ में पहले आर के यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे गुणांक लिखे जाएंगे, फिर एफ के गुणांक यहाँ लिखे जाएंगे। जो पहले लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में लिखा होता है उसको बाद में लिखते हैं। अगर ऊपर नीचे कर दिया पहले एफ के लिख दिया फिर आर के लिख दिया तो माइनस का आंसर में गड़बड़ी आएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आर का गुणांक यहाँ कितना है 1 माइनस 1 और यहाँ कितना 2 और एफ का गुणांक कितना है 1 2 3।
क्या करते हो, प्लस माइनस प्लस, इसको सोल्व करना है। तो पहले आप लोग आई के लिए सोल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप। इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ हटा देते हैं, तो यहाँ कितना होगा, -3 और फिर -4, क्योंकि यहाँ पे -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाओगे, -j कैप, तो ये वाली पंक्ति और स्तंभ हटा देते हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना, -2, 3 -2 प्लस के कैप के लिए सॉल्व अगर हम करें यहाँ पे, तो के कैप के लिए जो ये हटा देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये वाली थी हट गई, तो क्या आ जाएगा 1 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 1 × -1, तो 1 × -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो सोल्व करें के बाद क्या आएगा, -7 आई कैप और -j कैप और प्लस से क्या आएगा, 3 के कैप। तो ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा, -7 आई कैप, -j कैप और प्लस में 3 के कैप। तो इस तरह से अगर आपको 2 बिंदु दे दे जाए, किसी एक बिंदु पे पूछा है, तो बल आघूर्ण क्या होगा कि जिस बिंदु के सापेक्ष पूछा है उस बिंदु से आप वेक्टर बना लो क्रिया बिंदु की तरफ, और एफ वेक्टर आपको दिया जाएगा। तो चाहे तो आपको r क्रॉस f ऐसे आ जाए, या फिर लंबवत दूरी निकाल के करना पड़ जाए, या फिर f लंबवत निकाल करना पड़ जाए, तो ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू।